अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नई हुकूमत को आए सिर्फ 5 महीने हुए हैं, मगर खुद हुकूमत ही मुल्क में आईनी ब्रेकडाउन के खदशात का इजहार कर रही है और इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर डाल रही है, जिसने 11-2 की अक्सरियत से PTI को पार्लिमानी जमात और मखसूस नशिस्तों का हकदार करार देकर हुकूमत की 2/3 अक्सरियत खत्म कर दी है। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद से हुकूमती रहनुमा सुप्रीम कोर्ट पर न सिर्फ बराह रास्त तनकीद कर रहे हैं, बल्कि अब धमकियों पर उतर आए हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि वो इमरान खान को वापस लाना चाहते हैं। अक्टूबर-नवंबर में 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ सकता है और आज इंतहाई संगीन इल्ज़ामात मरियम नवाज ने लगाए हैं। और इस सूरत हाल में PTI मुसलसल ये दावा कर रही थी कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल करने का इरादा नहीं रखते हैं, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन से इस मामले पर बड़ी खबर सामने आ गई है। मगर इसके बावजूद सवाल उठ रहा है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी और मिनोअन अमल करेगा या नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन की मुशावरत के बाद आज ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने यह भी वादे किया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के बयान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के सिलसिले में इजलास हुआ, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का फैसला हुआ। इलेक्शन कमीशन ने लीगल टीम को हिदायत की कि फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो निशानदही करें, ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अराकीन को एक सियासी पार्टी की तरफ से बेजा तनकीद का निशाना बनाने की शदीद मजम्मत की जाती है। इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मज़े का खेज है। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव को खातिर में ना लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया था। इसके खिलाफ PTI मुख्तलिफ फोरम्स पर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे, जिसके नतीजे में बल्ले का निशान वापस लिया गया। लिहाजा इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम तराशी इंतहाई नामुनासिब है। जिन 39 MNAs को PTI के MNA करार दिया गया, उन्होंने कागजात नामजदगी में PTI से वाबस्तगी जाहिर की थी। पार्टी उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन रिटर्निंग अफसर के पास जमा कराना ज़रूरी है, जो इन उम्मीदवारों ने जमा नहीं कराया था। रिटर्निंग अफसरान के लिए यह मुमकिन नहीं था कि वो इन उम्मीदवारों को PTI का उम्मीदवार डिक्लेयर करते, जिन 41 उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया। उन्होंने कागजात में PTI का जिक्र नहीं किया और ना पार्टी वाबस्तगी जाहिर की और ना ही किसी पार्टी का टिकट जमा कराया। इसलिए रिटर्निंग अफसरान ने उन उम्मीदवारों को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी। इलेक्शन जीतने के बाद कानून के तहत 3 दिन के अंदर उन MNAs ने रज़ाकाराना तौर पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत अख्तियार की। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में आई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की यह अपील मुस्तरद कर दी गई। इस केस में PTI ना इलेक्शन कमीशन के सामने फरीक थी, ना पेशावर हाई कोर्ट के सामने फरीक थी और ना ही सुप्रीम कोर्ट के सामने फरीक थी। सिर्फ यही नहीं, मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नून लीग की नज़रसानी की दरख्वास्त पर समाअत भी फौरन नहीं बल्कि 2 महीने बाद ही मुकर्रर हो सकती है। ज़राए के मुताबिक नून लीग की नज़रसानी की दरख्वास्त पर नंबर लगाकर जजेस कमेटी के सामने पेश की गई। जजेस कमेटी के 2 अराकीन ने नज़रसानी दरख्वास्त 2 महीने बाद मुकर्रर करने पर इत्तफाक किया और राय दी कि जजेस 2 माह की छुट्टियों पर जा रहे हैं, इसलिए दस्तयाब नहीं होंगे और अभी अक्सरियती फैसले की वजूहात भी तहरीर नहीं की गई हैं। यानी नून लीग को मखसूस नशिस्तों के केस में फौरी तौर पर कोई अबूरी रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है। और इस सूरत हाल में आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कड़ी तनकीद करते हुए जजेस पर इल्ज़ामात लगाए और कहा कि जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की तो उसके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जब मुल्क स्टेबलाइज होने लगता है, इस मुल्क में आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी आती है, तरक्याती काम होने लगते हैं, महंगाई कम होने लगती है, तो किसी ना किसी को उसकी तकलीफ शुरू हो जाती है। चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या है, मुझे इसका दूसरा नाम तो समझ नहीं आता। एक ऐसा शख्स जिसको आज आप ये भी नहीं कह सकते कि वो ट्राइड एंड टेस्टेड एंड फेल्ड नहीं है, जिसको 4 साल हुकूमत मिली, उसने वो तबाही की इस मुल्क की कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। एक जमात को फेवर करने के लिए, हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, आप देखिए उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। अकल नहीं मानती इन फैसलों को, अकल नहीं मानती इन चीजों को कि ये तो उनसे तहरीक इंसाफ ने मांगा भी नहीं, वो जो उनको मिल गया है ट्रे में रख के पेश किया उनको। इंसान की अकल दंग रह जाती है कि ये कौन है जिनको आज
मुल्क की तरक्की, मुल्क आगे बढ़ता हुआ अच्छा नहीं लग रहा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते हैं। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? और जहाँ आप अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं जो कहीं लिंक्ड होता है तो आइन और कानून का कत्ल होता है और ये मुल्क की हालत होती है जो है। आप जिम्मेदार हैं मुल्क की इस हालत के। जजिस पर इल्ज़ाम भी, जजिस से दरख्वास्त भी, जजिस को तनबीह भी, जजिस को धमकी भी। और सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला चीफ जस्टिस समेत 13 में से 11 जजिस ने अक्सरियत से दिया था, जिसमें तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी जमात करार देते हुए मखसूस नशिस्तों का हकदार करार दिया गया, जिसे अब नून लीग आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ करार दे रही है और धमकी आमेज रवैया अख्तियार कर रही है। साथ ही हुकूमत इस खदशे का भी इज़हार कर रही है कि अदलिया जिस हद तक सियासी हो गई है, इससे मुल्क में आईनी ब्रेकडाउन हो सकता है। जबकि तहरीक इंसाफ का कहना है कि हुकूमत के गैर आईनी इक़दाम मुल्क को आईनी ब्रेकडाउन की तरफ ले जा रहे हैं। पीटीआई पर पाबंदी लगाने वाला मामला है, इसको तो नॉन स्टार्टर ही ख्याल किया जाए, इस पर अमल होना नहीं है। बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, बाद में पीछे हट गए आप लोग। मेरी गट फीलिंग है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इसके पीछे कोई मेरा आर्गूमेंट नहीं है। ये मेल्ट डाउन होने वाला है, कोई ना कोई आईनी जो है मेल्ट डाउन होने वाला है। सूनर और लेटर इट इज गोइंग टू हैपन। एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन जो है ऑलरेडी आपको नजर आ रहा है। ये आइसोलेशन में इस मुल्क में बैठ के जो है अपनी मर्जी के फैसले जो है, बजाय वो आईनी फैसले हों या अदलिया के फैसले हों, वो सियासी फैसले होने शुरू हो जाएं, तो कहां तक ये सिलसिला चलेगा? अब आप तो और इलैबोरेट करेंगे जब आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन को, मेल्टडाउन को, क्या होगा, क्या आप कह रहे हैं एग्जैक्टली? अभी या मैं नहीं इलैबोरेट करूंगा, जरा 2, 4, 5, 10 दिन गुजर लेने दें, हो सकता है खुद ही इलैबोरेट हो जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे, वो इस खदशे का इज़हार कर रहे हैं कि मुल्क एक कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ जा सकता है, जिस तरफ सूरत हाल जा रही है। आपको भी क्या इस बात का खदशा नजर आ रहा है इस वक्त? बिल्कुल नजर आ रहा है, क्योंकि ये इन्हीं की हरकतों की वजह से ये काम होने जा रहा है। ये हर गैर आईनी हरकत कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं कर रहे। ये खुद कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं जो मौजूदा हुकूमत है। एक तरफ हुकूमत अदलिया को टारगेट कर रही है, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए जल्दबाजी में एक ऐसे फैसले का ऐलान किया गया जिसकी हुकूमत के इत्तेहादी भी मुखालफत कर रहे हैं। और खुद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कल हमारे प्रोग्राम में तस्लीम किया कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का ऐलान जल्दबाजी में किया गया नून लीग की जानिब से। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के ऐलान पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुखालफत के बाद आज ऐवान सदर में नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास हुआ और जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक इजलास में पीपल्स पार्टी और नून लीग के अहम रहनुमाओं ने शिरकत की। मुशावरती इजलास में पीटीआई पर पाबंदी, मखसूस नशिस्तों और दीगर अहम मामलों पर गुफ्तगू की गई। ज़राए पीपल्स पार्टी के मुताबिक पीपल्स पार्टी हर आईनी और कानूनी फैसले के साथ खड़ी होगी। इजलास में इस बात पर गुफ्तगू हुई कि तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरी नहीं है। पीटीआई खुद को सियासी जमात कहती है तो रवैया भी सियासी जमात जैसा अपनाना होगा। पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील की हिमायत कर दी। इसके अलावा पीटीआई पर पाबंदी का मामला पहले पार्टी सतह पर जेर गौर लाने पर इत्तफाक किया गया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि पार्टी के अंदर मुशावरत के बाद पीटीआई पर पाबंदी का फैसला पार्लिमान और काबीना में जेर गौर लाया जाए। नून लीग की हुकूमत इत्तेहादियों को तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के लिए मनाने की कोशिश कर रही है, जबकि तहरीक इंसाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए हुकूमत को खबरदार कर रही है। और आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पीटीआई पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर हो गई है और करारदाद के मतन के मुताबिक पीटीआई एक सियासी जमात है, कश्मीर समेत मुल्क भर में इसकी नुमाइंदगी है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की बका के लिए काम कर रही है। पीटीआई पर पाबंदी आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी होगी। इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी तौर पर पीटीआई की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें वापस पीटीआई को दी। करारदाद के मुताबिक 8 फरवरी को पीटीआई को इंतखाबात से भी बाहर किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो जाएं। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर साफ़ी और तजियाकार सुहेल बड़ाई साहब, आसमा शराजी साहिबा और उमर चीमा साहब मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आसमा शराजी साहिबा, ज़ाहिर सूरत हाल 2-3 दिन में यकसर बदल गई है और अब सूरत हाल ये है कि मरियम नवाज साहिबा जो जब से वज़ीर आला बनी, ऐसा लग रहा था वो अपनी कारकर्दगी पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं, सियासी मामलात में पर गुफ्तगू नहीं कर रही हैं, मगर वो जजिस पर शदीद तनकीद करती हैं और एक ही तकरीर में जजिस पर तनकीद भी, जजिस से दरख्वास्त भी, उन्हें तनबीह भी, उन्हें धमकी भी। क्या हुआ है ऐसा कि हुकूमत अचानक पैनिक कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की बात कर रही है और मरियम नवाज को जंप इन करना पड़ा है?
जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब। मेरा ख्याल है कि हुकूमत पैनिक नहीं कर रही, बल्कि एक बाकायदा एक सोची समझी स्कीम के तहत एक रेजिस्टेंस मूड में जो है वो आ रही है। और अगर आप देखें, उस दिन भी हम बात कर रहे थे कि 2 ग्रुप्स जो हैं वो 2 इदारों के साथ जुड़ गए हैं और वो प्रॉक्सीज बन गए हैं, इसी तरह से जो सियासी ग्रुप्स हैं। तो अब एक ग्रुप जो है जाहिर है कि वो ये चाहता है कि पॉलिटिकल लोग जो हैं वो आगे आएँ और वो आगे आके ऑनरशिप लें इन सारी चीज़ों की, क्योंकि इस वक्त अगर इस्टेब्लिशमेंट को देखा जाए तो वो बिल्कुल फोर फ्रंट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम जो बंदूकें हैं उनके सामने वो खड़ी है। तो एक तरह से दबाव भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर बेतहाशा है कि वो इस पूरी सूरत हाल को ऑन करें और एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है ये एक बहुत ही एक सोची समझी मनसूबाबंदी है जो कि PMLN की तरफ से की गई है, और इसमें ना शहबाज शरीफ साहब आगे आए हैं, ना फिलहाल मियां नवाज शरीफ आगे आए हैं। लगता है ऐसे है कि मरियम नवाज को जो है वो सामने किया गया है या वो खुद सामने आई हैं, और अब वो अपना एक नैरेटिव जो कि एंटी जुडिशरी नैरेटिव होगा। अगर हम देखें कि मुकाबलतन एंटी इस्टेब्लिशमेंट तो एंटी जुडिशरी नैरेटिव लेके वो आगे चलेंगी। और 2 सूरतों में मुझे लगता है कि बड़ी वेल मूव है जो कि काबिल सताइश कतई तौर पर नहीं कही जा सकती, लेकिन कैलकुलेटेड यूं है कि अगर तौहीन अदालत में भी हुकूमत जाती है, अगर मरियम नवाज साहिबा को भी अदालत में बुलाया जाता है या फिर मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर भी उनको नुकसान होता है अदालती पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें भी एक उनको सियासी शहादत जो है वो नज़र आती है। जैसे कि कल आपने अगर सुना हो, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात बहुत अहम कही और उन्होंने कहा कि अक्टूबर में हमें सुनने को मिल रहा है कि हमारी हुकूमत के खिलाफ जो इलेक्शन है उसको नल एंड वॉइड या कलअदम करार दिया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है उसकी एक पेशबंदी की गई है, उसको पहले से तैयार किया गया। और याद रहे आपको कि यही सब कुछ जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर चुकी है। और जब ये मामला हुआ था तहरीक अदम एतमाद का, तो दिसंबर के महीने में मुझे याद है कि शेख रशीद साहब ने हमें इंटरव्यू दिया था और ये कहा था कि उस वक्त की अपोजिशन जो है वो तहरीक अदम एतमाद की तैयारी कर रही है। तो उसकी पेशबंदी जो है उस वक्त की हुकूमत ने की थी और फिर मार्च में आके एक साइफर का नैरेटिव और बयानिया जो है वो निकाला था। तो ये एक सोची समझी मनसूबाबंदी है। और अगर आप इलेक्शन कमीशन का आज का अगर आप अलामिया देखें तो कहीं पे भी अमल दरामद की बात कम से कम मुझे तो नजर नहीं आई। उसकी वजह ये है कि 41 नशिस्तों की वो बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि टोटल अगर 86 है या उससे थोड़ी सी ऊपर है तो वो 41 को तो उसमें से आप माइनस कर दीजिए, उसके बाद ही जो नशिस्तें बनती हैं तो वो देंगे, यानी अमल दरामद नहीं होगा। और जो रियासती इदारों के अंदर से भी वाइब्स आ रही हैं और हुकूमती इदारों के भी वो यही है कि अमल दरामद को हम मुमकिन नहीं बनाएंगे और हर आखिरी हद तक मुजाहमत करेंगे। तो ये मुजाहमत अगर किसी एक्सीडेंट की सूरत निकलती है शाहजेब, तो मुझे डर है और ये मुझे खदशा है इस बात का कि मौजूदा हुकूमत जो है वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है इस मामले के लिए कि अगर कोई एक्सीडेंट इसके इख्तिताम पे होता है। तो उमर चीमा साहब, आप क्या देख रहे हैं? क्या अंदर की मालूमात हैं? कोई मेथड आपको नज़र आता है? वज़ीर दिफा बात का आगाज़ करते हैं, अचानक मरियम नवाज साहिबा आती हैं, इंतहाई सख्त तकरीर जिसमें जजेस के हवाले से धमकी आमेज़ रवैया, फिर हुकूमत ज़ारी इशारा भी दे रही है। हालांकि इलेक्शन कमीशन की आज प्रेस रिलीज आ गई, मगर अस्मा शराजी साहिबा कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनो अमल हो जाए ये मुश्किल ही नज़र आ रहा है। कि कहाँ मामला जा रहा है? देखिए शाहजेब, असल में ये है कि गवर्नमेंट को अपनी एक सियासी मौत नज़र आ रही है कि दिन ब दिन उनका एक डिक्लाइन या डिमाइज की तरफ वो जा रहे हैं कि, और वो एक तरह से कोशिश कर रहे हैं कि अगर मुज़ाहमत के ज़रिए हम जिंदगी हासिल कर सकते हैं तो हमें वो करनी चाहिए। और उनके पास उनके अगर कॉन्टेक्स्ट में या पर्सपेक्टिव में देखें तो उनके पास बहुत ही अब लिमिटेड ऑप्शन रह गए हैं। और ये जो साथ चम गोइयाँ आप कह लें या अफवाहें कह लें कि ये जो बातें चल रही होती हैं, जो ख्वाजा आसिफ ने बात की कि अक्टूबर के बाद कोई इलेक्शन के हवाले से कोई पिटीशन टेकअप करेंगे, तो ये भी उन्हें एक खतरा नज़र आ रहा है। अगर ये सिर्फ मामला जो है ना मखसूस नशिस्तों तक ख़त्म हो जाता तो फिर तो गवर्नमेंट का कोई ऐसा कोई सर्वाइवल को इंश्योर हो सकता था कि ऐसा नहीं था कि जिसमें हुकूमत ही चली रहे। लेकिन उनको ये लगता है कि हमने किसी जगह पर एक कोई अपना एक इनके हमने एक हदबंदी करनी है कि इससे आगे चीज़ें ना चलें, तो उसके लिए वो एक तरह से पेशबंदी कर रहे हैं। अब एक तरफ तो वो एस्टेब्लिशमेंट का एक पॉलिटिकल फेस भी हैं, और दूसरा अगर आप देखें तो वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के लिए ही नहीं कर रहे, उनका एक अपना जो सर्वाइवल है वो ही खतरे में है, तो वो अपने सर्वाइवल के लिए भी कर रहे हैं। और ये इस टाइम
जो इमरान खान है, यानी कि इमरान खान के हवाले से हम सारे बात करते हैं और हमें उन पर जुल्म भी काफ़ी नज़र आते हैं, लेकिन मसला ये है कि वो भी आर्मी चीफ के अलावा किसी से बात नहीं करना चाहते। वो सियासी लोगों को जब हम बात करते हैं, क्या वो किसी सियासतदान को इतना मोतबर तसव्वुर कर सकते हैं कि तसव्वुर करते हैं कि उनके साथ बात हो? वो सबकी नफ़ी अपने आप को समझते हैं कि ये रहेंगे या मैं रहूँगा। तो उस सारे अमल में सूरत हाल जो है वो बड़ी पेचीदा हो गई है। ये जो इलेक्शन कमीशन की भी बात हो रही थी, इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली आज बातों ही बातों में, यानी कि जो उन्होंने अपनी एक इन हाउस कार्रवाई है उसको पब्लिक कर दिया है। बातों ही बातों में उन्होंने पूछा जी कि हम तो अमल करना चाहते हैं, लेकिन हमें ज़रा बताएं, और हम अपने जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनको कह रहे हैं जी कि कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं कि जिधर हमें अदालत से रहनुमाई लेनी चाहिए। इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस जो उनके सवालात हैं वो तो बड़े जेन्युइन हैं कि अगर कानून में लिखा हुआ है कि अगर किसी आदमी की कोई पार्टी ने टिकट जारी नहीं किया तो जो पीटीआई के साथ एफिलिएशन तो काफ़ी नहीं होगी, यानी कि उसमें तो एफिलिएशन एक हल्के में बहुत सारे लोग हैं जो पीटीआई से वाबस्ता होंगे, तो हर बंदा तो उधर नहीं जा सकता ना। एक टिकट इस चीज़ की अलामत है कि वो आगे बाद में हालात जो चल रहे हैं वो अपनी जगह पर है। मैं एक इसको लीगली अगर बात करूं तो उसमें वो उसको जारी नहीं कर सकते थे। और इसी तरह जो 41 जो कैंडिडेट्स हैं दूसरे या एमएनएज हैं, उनके हवाले से उन्होंने तो अपनी वाबस्तगी भी शो नहीं की, और जो कानून के मुताबिक 3 दिन का टाइम है उस दौरान वो सुनीधात काउंसिल में चले गए हैं। अब अदालत कह रही है कि इनको वापस भेजें। अब वो वापस भेजने के लिए भी कोई कानून, कोई तरीकाकार तो वजह करना होगा ना। ये तो नहीं कि अदालत ने कह दिया अदालत अमल करे, यानी कि अगर मुझे या आपको या किसी और को ड्यूटी मिलेगी तो वो कोई ना कोई कानून का हवाला देगा ना कि किस कानून के तहत हम कर रहे हैं। तो उन्हें एक अदालत से रोड मैप चाहिए। अब यह है कि अदालत को इस मामले की सेंसिटिविटी का भी आइडिया होना चाहिए था, और उन्हें चाहिए था कि इस मामले में वो जल्द ही अपना तफसीली फैसला भी जारी कर देते। अब तफसीली फैसले को उन्होंने लटका दिया है कि वो हम बाद में करेंगे, तो उससे पहले अमल दरामद कैसे होगा जब उसमें चीजें ही वाज़ेह नहीं है कि अगर किसी ने उसको इंप्लीमेंट करना हो तो वो कैसे करेगा। बाकी जहां तक मरियम की बात है, मरियम ने काफ़ी सख्त बातें की हैं और मेरा ख्याल है कि उनको अवॉइड किया जा सकता था। मेरा ख्याल है कि इनका जो एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, जिस तरह इन्होंने पहले को बैन के हवाले से कोई बयानात दिए और बाद में कंफ्यूज होना शुरू हो गए, बाद में ख्याल आया कि हमें पीपल्स पार्टी जो है उसको भी कंसल्ट करना चाहिए। अब हो सकता है कि जो आज इन्होंने बातें की हैं ये गैर जरूरी तौर पे एक मुखालफत मोल लेने वाली बातें हैं ना। आप इसी को अपने पॉइंट को एक ज़रा एक बेहतर या सटल अंदाज में एक प्रेजेंट कर सकते थे, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट थ्रेट करना शुरू कर दें और एक फ्यूचर के लिए आपकी कमेटी पड़ जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये भी इसको हवा दे रहे हैं। ओवरऑल जो सिचुएशन बन रही है दैट इज वेरी डेंजरस, और ये डेंजरस मुझे इसलिए लग रही है कि इस सारे अमल में कोई ऐसा किरदार या कोई ऐसा अदारा नहीं है कि जो इनको बिठा सके, जो इनकी आपस में कोई नेगोशिएट करा सके। इवन जो अतर मिनल्ला साहब बात करते थे कि भाई हमें इसको एक होलिस्टिकली चीज़ों को देखना पड़ेगा कि जो आइन की स्पिरिट है हमें उसको देखना पड़ेगा कि ये किस तनाज़ुर में सारी चीज़ें हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसको इस अंदाज में भी देखा जा सकता था कि ये चीज़ें 2014-15 से आगे शुरू हुई हैं, तो तब से आ रही हैं, ये सिर्फ जो 8 फरवरी को नहीं हुई। तो पहले से, या फिर तो अदालत ये रोल अडॉप्ट कर लेती कि जिसमें इन पार्टीज को कहते हैं कि आपस में मुज़ाकरात कर लें। जब अगर आप नहीं कर सकते तो जो भी फैसला आना था हर सूरत में कोई ना कोई मुतराज़े होने था, या पीटीआई को इतराज़ होना था या जो हुकूमत है उसको इतराज़ होना था। भाई साहब, आज एक ज़ाहिर अचानक हुकूमत ने कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की बातें करना शुरू कर दी। अक्टूबर-नवंबर में अदलिया की तरफ से अपनी हुकूमत के खात्मे की पेशगोइयाँ शुरू कर दी, और फिर आज अचानक मरियम नवाज साहिबा ने बराह रास्त जजेस पर तनकीद और बहुत ही सख्त अल्फाज का इस्तेमाल, धमकी आमेज अल्फाज का इस्तेमाल, आपके ख्याल में कैलकुलेटेड मूव है या डेस्परेट मूव है? मैं तो इसे डेस्परेट मूव ही कहूँगा, और मैं ये समझता हूँ कि चाहे वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे कोलिशन गवर्नमेंट हो, देखिए इनकी लिमिट उस वक़्त ख़त्म हो गई जब ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले से पहले ये अपने दलाइल देते, लोगों को कायल करते, ये सारा कुछ करते। तो प्रॉब्लम ये है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में या दुनिया भर के जितने भी आइन हैं उन सब में जब सुप्रीम कोर्ट चूँकि सबसे सुप्रीम बॉडी है, उसका जब फैसला आ जाता है तो फिर चूँ चरां की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन चाहे वो देखें, भुट्टो की फांसी है, उस वक़्त लोग बटे हुए थे, लेकिन भुट्टो
को फांसी हो गई, गलत फैसला था। गलत फैसले भी आ जाते हैं, सही फैसले भी आ जाते हैं, किसी के लिए वो काबिल कबूल होते हैं, किसी के लिए नहीं काबिल कबूल। लेकिन इसके उसको अमल दरामद जो है उससे आप इनकार, सारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, फिर जो सारा सेटअप है वो फिर टूट जाता है। सर, तो आपको भी खतरा फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का लग रहा है वड़ाई साहब कि उस तरफ हम जा रहे हैं? जी, मुझे तो कुछ सानिया होता नज़र आ रहा है। वो सानिया क्या होगा, किस शक्ल में होगा, ये तो मुझे नहीं अंदाज़ा। लेकिन जब ज़ाहिर है शाहज़ेब साहब लड़ाई होती है तो ये तो नहीं पता होता कि मेरा मुक्का उसकी आंख में लगेगा या उसके दिल पे जाके लगेगा, या उसका जो मुक्का है वो मुझे कहाँ लगेगा। तो लड़ाई के अंदर फिर यही होता है कि आपके वो जो जब हदूद जो हैं वो क्रॉस हो जाती हैं तो उसमें ये नहीं पता होता कि कल को क्या बनेगा। तो इससे तो जो सारा अब 74-75 साल की जो मेहनत की, जो 1973 का आइन है, फिर उसके अंदर अमेंडमेंट्स हैं, पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, अगर हम उसको ना ही माने, अगर हम इस बात पे तुल जाएं कि जनाब सुप्रीम कोर्ट क्या है तो और जनाब फिर हम ये कहें कि जी फ़ौज क्या है, तो फिर इससे तो वो हम दोबारा ज़ीरो सम गेम पे चले जाएंगे ना। और आसमा, ज़रा पीपल्स पार्टी पर सबकी नज़र है। तहरीक इंसाफ पहले इस बात का इजहार कर चुकी कि नो कॉन्फिडेंस के लिए जाना चाहते हैं। नून लीग मनाने में लगी हुई है। आज भी इजलास हुआ और पीपल्स पार्टी की तरफ से अब ये इतलात आना कि पार्टी के अंदर फैसला करेंगे। हमने मुतादिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में बुलाने की कोशिश की, कोई आने को तैयार नहीं हुआ। कि पीपल्स पार्टी इस वक्त दबाव में है, क्या सोच रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी उस तरह के दबाव में है जिस तरह PMLN है। उसकी वजह ये है कि स्टेक्स पे पीपल्स पार्टी के स्टेक पे इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन सारी उनके पास हैं, गवर्नेंस जाहिर है कि वो नहीं कर रहे, एग्जीक्यूटिव जो है वो PMLN के पास है। लेकिन एक बात जो कि PMLN के बहुत से लीडर्स मानते भी हैं, और कल ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बैन लफ्ज़ों में ये कहा कि जो मुशावरत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जिनकी वोटों के ऊपर बहरहाल हुकूमत खड़ी है, उनके जो नंबर है उनके ऊपर खड़ी है, तो उनसे जो मुशावरत करनी चाहिए थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत नहीं की गई। और ये जो कंक्लूसिव, जिसे कहना चाहिए ना, एक इज्तमाइयत वाली जो एक थेरी है या हमागिरियत को लेके चलना है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अनफॉर्चुनेटली अडॉप्ट नहीं की है। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो क्या फैसला करेंगे, बहुत सारी मजबूरियाँ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझ रही है, हुकूमत की, रियासत की, सबकी। लेकिन एक पॉपुलर वेव भी है और हर जमात अपनी पॉपुलैरिटी और अपने वोट बैंक को भी संभालने की कोशिश कर रही है। अनफॉर्चुनेटली इन दोनों जमातों ने अपने वोट बैंक को बहुत ज्यादा जो है लूज किया है। लेकिन पीपल्स पार्टी कोशिश में है कि उनका वो जो एक वोट बैंक है उसको भी तकवीयत मिले और वो कोई गैर आईनी काम ना करे, वो कोई गैर जमहूरी काम ना करे। यहाँ तक इत्तलात हैं कि डिवाइड जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा है और एक पूरा ग्रुप है जो कि ये समझता है कि उनको हुकूमत के इस फैसले के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन जो टाइमिंग है, और टाइमिंग का भी इसलिए कि 9 मई के फौरी बाद एक फिजा बन गई हुई थी। उस वक्त बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत ओपन लफ्जों में ये कहा कि मैं इसको सियासी जमात नहीं समझता। जरदारी साहब कहते थे मैं इसको सियासी जमात नहीं समझता। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते थे खस कम जहां पाक। तो वो एक एनवायरनमेंट थी जिसमें कि पाकिस्तान की उस वक्त की हुकूमत ने एक्ट नहीं किया। और अब जबकि वो कहा जाता है ना कि देर से याद आने वाला मुक्का अपने मुंह पे मारना चाहिए, अब जबकि हालात बहुत कंट्रोल से बाहर निकल गए हैं, जुडिशरी और ज्यादा जो है वो डिवाइड हो गई, बल्कि डिवाइड नहीं हो गई, वो ज्यादा PTI की तरफ जो है वो हो गई है। एक पॉपुलर वेव है, एक ऐसी वेव है जिसमें कि जज, जर्नल, जर्नलिस्ट जो है वो सोशल मीडिया के प्रेशर में है। और आप तस्लीम करें या ना करें, आइन की पासदारी जो है बिल्कुल ये बहुत आइडियल बात है। एक बहुत मसालियत पसंदी के साथ हम ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर एक मुत्तफिका आइन है। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ बड़ाइत साहब के साथ, लेकिन इस मुत्तफिका आइन के ऊपर अमल दरामद करना सारी इकाइयों का फर्ज है। वो सिर्फ एक इकाई का फर्ज नहीं रह गया इस मुल्क के अंदर कि सियासी जमातें जो है बशमूल तहरीक इंसाफ के, वो सिर्फ उसके ऊपर तस्लीम करें, उसके ऊपर सरे तस्लीम खम करें। ये पाकिस्तान की सारी इकाइयों को करना है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है अदलिया को भी उसी तरह से उसकी पासदारी करनी है जिस तरह से पाकिस्तान की फौज
फौज को करनी है, और जिस तरह से पाकिस्तान की फौज को करनी है उनको भी करनी है। तो मैं बिल्कुल ये एक मसला ऐसा है जिसके ऊपर जब तक के पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें, खास करके मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी आगे नहीं आएंगे, वो लोगों को एतमाद में नहीं लेंगे कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी के ऊपर, पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर किस किस्म का अटैक है। आप जितने मर्जी पोस्टर लगा दें इस्लामाबाद के, पाकिस्तान के चौक चौराहों पे, आप इस तरह से गद्दारी के फतवे नहीं बांट सकते, आप इस तरह से सर्टिफिकेट्स नहीं दे सकते कि फलां गद्दार है या नहीं है। आपको पाकिस्तान की आवाम को सच बताना चाहिए, और सिलेक्टिव सच नहीं, जो सच है उसको ही बताना चाहिए, अपने हिस्से का सच सबको बोलना चाहिए। जाहिर है। और उमर जी साहब, आप बताइएगा, पीपल्स पार्टी मेक और ब्रेक की पोजीशन में है, वीटो है उनके पास, जिस तरफ चले जाए इक्वेशन बदल जाती है, दबाव में है वो भी ना, कोई एक वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आ रहा। देखें, एक तो ये है कि पीपल्स पार्टी को इतना फ्री एजेंट तो नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन संभालने के बाद उन पर प्रेशर नहीं आया। बेसिकली तो ये सारा एक अरेंजमेंट है कि जिसके तहत उन्होंने जो एक अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और वो चीज़ें उनको मिल गई। गवर्नेंस वो कर नहीं रहे, लेकिन डेफिनेटली वो एक जो है बराबर के स्टेक होल्डर हैं। और जब आप स्टेक होल्डर होते हैं तो वो ये नहीं होता कि आपके पास जो है कोई आईनी ओहदे आ गए तो आपने कहना है कि जिधर कोई जो मुंह पर कालक मलने की नौबत आएगी तो वो नून लीग ही सिर्फ होगी, यानी कि उसमें इनको साथ खड़ा होना पड़ेगा। जो मेरी इंफॉर्मेशन है, जब इनिशियली जो इन्होंने किया है उस टाइम तो इन्होंने एतमाद में नहीं लिया। उस दौरान बिलावल भुट्टो अमेरिका में थे और उन्होंने कहा जी कि हम इसको कंडेम करते हैं, यानी कि हम इसको, यानी कि हम ये, हमारी ये पोजीशन नहीं है। लेकिन ओवरऑल पीपल्स पार्टी को मुझे कोई ऐसा लगता नहीं है। एक होता है ना कि जैसे कोई वो ख्याली तौर पर इस चीज़ के बड़े खिलाफ हों, जिस तरह ये आसमा ने बात की कि बिलावल भुट्टो भी पहले कोई इस तरह की स्टेटमेंट दे चुके हैं, आसिफ जरदारी साहब भी स्टेटमेंट दे चुके हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मुझे ये लगता है कि जो चीज़ें इनकी जो बजट के दौरान चीज़ें इन्होंने कोई मुआहदा अपना जो इनके था पावर शेयरिंग का, उस पर अमल दरामद में कोई चीज़ें रुक गई, मरियम नवाज ने कोऑपरेट नहीं किया, उन चीज़ों को वो अपना रीएश्योर करा लेंगे। और बाकी जो भी गद्दारी ये जो पार्टी को बैन करने के हवाले से है उस पर वो साथ चलेंगे। बाय द वे, उनको अभी तक जो गद्दारी के केस चलाने वाले मामला है ना, उस पर इतना एतराज़ नहीं है कि जो आइन की गद्दारी, आइन से गद्दारी के हवाले से जो इमरान खान या आरफ अलवी या कासिम सूरी पे बात आती है उस पर उन्हें एतराज़ नहीं है। बैन पर एक ज़रा उनको उस मामले में वो ज़रा बैन चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई इतनी स्ट्रांग पोजिशन में जाएंगे। आइडियली नून लीग को ये कर लेना चाहिए था, अगर आपके इत्तेहादी ही आपके साथ ना हो, बेशक आप इवन उनकी सपोर्ट के बगैर, मैं एक हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं कि आप जो है ये पाबंदी लगा लेते, फिर भी आपको चाहिए था कि पॉलिटिकली या ऑप्टिक्स के हवाले से कि आपके जो इत्तेहादी हैं वो तो आपके साथ हो, ये ना हो कि आप एक सोलो फ्लाइट ले रहे हो, ये पॉलिटिकली भी आपको इसका फायदा नहीं है। तो इन्हें ये करना चाहिए था जो वो अभी बाद में कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल हो जाएगा। कोई ऐसा मुझे कोई बहुत बड़ा इसमें कोई डेडलॉक नजर नहीं आ रहा। राय साहब, पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई खतरा आपको लगता है हुकूमत को नहीं, क्योंकि हुकूमत कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की सारी बातें कर रही है, मगर फिर मरियम नवाज हो, ख्वाजा आसिफ साहब हो, ये भी कह रहे हैं 5 साल पूरे करेंगे। 5 साल पीपल्स पार्टी के बगैर तो पूरे नहीं कर सकते। नहीं, देखे, मैं इस थीसिस से इत्तेफाक नहीं करता कि जरदारी साहब को या पीपल्स पार्टी को एतमाद पे नहीं लिया गया। मेरा ये ख्याल है कि दोनों को जो है नून लीग की क़यादत को और जरदारी साहब को, दोनों को बताया गया है। और मुझे मुस्लिम लीग नून के सोर्सेज से ये पता चला है कि जो मरी में मीटिंग हो रही थी उसके एजेंडे पे ये बिल्कुल नहीं था बैन वाली बात, और सारी मीटिंग में ये बात भी नहीं हुई। और उस मीटिंग के ख़त्म होने के कुछ थोड़ी देर के बाद ही ये अता तारड़ साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बैन की बात की, और कहा यह जाता है कि इससे पहले आसिफ जरदारी साहब से भी बात हुई, और ज़ाहिर है अता तारड़ साहब ने भी ये कन्वे किया, और शायद शहबाज शरीफ साहब तो कम अज़ कम उन्होंने क्लियरेंस ली, लेकिन मेरी राय में ये नवाज़ शरीफ साहब से भी इसकी ज़रूर क्लियरेंस ली गई होगी। लेकिन इस पर कोई वाइड रेंज मुज़ाकरात नहीं हुए। यूँ समझिए कि ये कहा गया कि ये फ़ैसला जो है आपको ये इसकी सपोर्ट करना होगी, हम ये फ़ैसला कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई पीपल्स पार्टी को इस पर कोई मेजर
कोई शिकायत होगी या वो अलग होगी, ये हो सकता है कि वो अपनी शराइत, अपनी सियासत के तहत उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो ज़ाहिर है वो यूज़ करेंगे, उनका हक़ है, नून का भी हक़ है। तो अब इसको कैसे डिफेंड करेंगे, किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, इसके लिए मेरा ख्याल है वो ग्राउंड बना रहे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ इनसे कि उन्हें कोई फ़ी नफ्से ही इस इकदाम से कोई शिकायत नहीं है। बहुत शुक्रिया, पैनलिस्ट की राय आपने सुनी। दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसकी तफसीलात के मुताबिक 1 साल के लिए जस्टिस मजहर आलम मियां खैल और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को एड हॉक जज तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। जस्टिस मजहर आलम मियां खैल का नाम 6-3 की अक्सरियत से मंजूर किया गया, जबकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के नाम पर जस्टिस मुनीब अख्तर के अलावा जुडिशल कमीशन के तमाम अराकीन ने इत्तफाक कर लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से जस्टिस मजहर आलम मियां खैल के नाम की भी मुखालफत की गई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया आफरीदी ने भी जस्टिस मजहर आलम मियां खैल के नाम की मुखालफत की। दोनों जजेस का मौक़िफ़ था कि जस्टिस मजहर आलम मियां खैल एड हॉक जज बनने से इनकार कर चुके हैं। वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात का बोझ कम करने के लिए 3 साल के लिए एड हॉक जजेस तैनात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 साबिक जजेस के नाम तजवीज़ किए थे, जिनमें से 2 जजेस यानी जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मकबूल बाकिर ने मुआदरत कर ली थी। जबकि आज जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले खबर सामने आई कि जस्टिस मजहर आलम मियां खैल ने भी एड हॉक जज बनने से मुआदरत कर ली है, मगर जुडिशल कमीशन ने 1 साल की मुद्दत के लिए जस्टिस सरदार तारिक मसूद के साथ साथ जस्टिस मजहर आलम मियां खैल के नाम की भी मंजूरी दे दी है। जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल से बात करते हुए आज होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास की तफसीलात बताई। जस्टिस तारिक मसूद साहब के बारे में तो होल कमीशन 9 के 9 मेंबरों ने उनकी तारीफ की। जो इख्तलाफ था, एक वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का था, और मुनीब अख्तर साहब ने ये कहते हुए कि वो बहुत इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं और बहुत काबिल और सीनियर जज हैं, लेकिन उनका एतराज़ सिर्फ इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 182 के हवाले से था। तो बाकी जो है 8(1) के लिहाज से उनका नाम अप्रूव हुआ। जहाँ तक जस्टिस मियां खैल साहब का ताल्लुक है, उनका भी वो उनके नाम का 8 के 8 जज एग्री कर रहे हैं। लेकिन जब ये मसला आया कि उन्होंने पहले कंसेंट दी थी और आज एक व्हाट्सएप के जरिए से उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी जितनी चल रही हैं उन कंट्रोवर्सीज के अंदर वो नहीं पढ़ना चाहते, तो उस पर कमीशन के मेंबरों ने कहा कि ये उनका क्लियरली हाफ हार्टेडली इसका बयान है, तो हम उनके नाम को अप्रूव करते हैं। उनसे दोबारा चीफ जस्टिस साहब बात करते हैं, अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम उनका नाम अप्रूव करते हैं। अप्रूवल तो 8 के 8 जजों ने उनके नाम की थी। तहरीक इंसाफ एड हॉक जजिस की तैनाती की सख्ती से मुखालफत कर रही है और उसे चीफ जस्टिस काजी फाइसा की जानिब से अपनी अददी बढ़तरी बढ़ाने की कोशिश करार दे रही है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले जुडिशल कमीशन के अराकीन को इस मामले पर बाकायदा ख़त लिखकर एड हॉक जजिस तैनात करने की मुखालफत की थी और तहरीक इंसाफ की जानिब से खदशे का इज़हार किया गया था और यह भी कहा गया था कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा अक्टूबर 2024 में रिटायर होने जा रहे हैं। इस अरसे में गर्मियों की छुट्टियां भी शामिल हैं, जिसमें रूटीन का ज़्यादातर काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मौजूदा चीफ जस्टिस के दौर में एड हॉक जजेस की तैनाती से मुकदमात के बोझ पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि बड़ी तादाद में और 3 साल के लिए एड हॉक जजेस की तैनाती नए आने वाले चीफ जस्टिस के दौर पर भी असर डालेगी। इसलिए बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात के बोझ के मामले को आने वाले चीफ जस्टिस के लिए छोड़ दिया जाए। प्राइम ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर है, अहम डेवलपमेंट है, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। अमेरिका में सदारती इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे और इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। अपोजिशन जमात रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन खत्म हो गया है, जिसमें साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ाब्ता तौर पर सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया गया है और उन्होंने अपनी नामजदगी कबूल भी कर ली है। जबकि कन्वेंशन में जेडी वेंस को ट्रंप के नायब सदर के तौर पर उम्मीदवार नामजद किया गया है। इसी तरह हुक्मरान जमात डेमोक्रेट्स की इंतखाबी सरगर्मियां भी जारी हैं और उनकी जानिब से सदारती उम्मीदवार की बाज़ाब्ता नामजदगी अगस्त में होने वाले कन्वेंशन में होगी। लेकिन इस बार अमरीकी इंतखाबात की नौयत माजी के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ है। एक तरफ साबिक सदर ट्रंप हैं, जो गुज़िश्ता हफ्ते इंतखाबी रैली में खिताब के दौरान कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए थे, जिसका उन्होंने कल रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन में तफसीली जिक्र भी किया। मगर इससे पहले मई में ट्रंप को हश मनी ट्रायल में एडल्ट फिल्म स्टार को पैसे देने के बाद छुपाने और कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी के इल्ज़ाम में न्यूयॉर्क की ज्यूरी ने मुजरिम भी करार दिया था, जिसके बाद वो अमरीकी तारीख के पहले सज़ा याफ्ता साबिक सदर बन गए थे और इस सिलसिले में 11 जुलाई को उन्हें बाकायदा सज़ा सुनाई जानी थी। मगर अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के 1 जुलाई के फैसले के बाद फिलहाल ये मामला सितंबर तक टल गया है
और अमरीकी कानून के मुताबिक सजा याफ्ता शख्स सदारती इंतखाब लड़ सकता है। दूसरी जानिब उनके मद्दे मुकाबिल डेमोक्रेट उम्मीदवार और मौजूदा अमरीकी सदर जो बाइडेन, जो अपनी खराब सेहत और जायद उम्री की वजह से मुसलसल खबरों में हैं और अब उन्हें कोरोना वायरस होने की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद उनकी सियासी सरगर्मियां महदूद हो गई हैं और अब उनकी नामजदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात भी शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। उनसे अपनी नामजदगी वापस लेने और ट्रंप के मुकाबले में किसी और को डेमोक्रेट पार्टी का उम्मीदवार, सदारती उम्मीदवार नामजद होने देने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। एक तरफ खबर के मुताबिक साबिक सदर बराक ओबामा समेत कई अहम डेमोक्रेट रहनुमा बाइडेन के सदारती उम्मीदवार होने पर तशवीश का इज़हार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुतअद्दिद डेमोक्रेट कानून साज तो उनसे अवामी सतह पर दस्तबरदारी का मुतालबा कर चुके हैं। खबर रसां एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक साबिक सदर बराक ओबामा, जिनके दौर में बाइडेन ने बतौर नायब सदर काम किया था, उन्होंने मुतअद्दिद डेमोक्रेट्स के सामने निजी तौर पर बाइडेन के सदारती उम्मीदवार होने पर तशवीश का इज़हार किया है। खबर के मुताबिक बराक ओबामा को मुख्तलिफ कांग्रेस लीडर्स, डेमोक्रेट गवर्नर्स और डोनर्स की तरफ से कॉल्स मौसूल हुई हैं, जिनमें 27 जून के सदारती मुबाहिसे में डोनाल्ड ट्रंप के सामने सदर बाइडेन की कारकर्दगी पर तशवीश का इज़हार किया गया है और बाइडेन के दोबारा सदर मुंतखब होने के इम्कान पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया गया। लेकिन इसके बावजूद ओबामा का मानना है कि सदारती दौड़ से दस्तबरदारी बाइडेन का अपना फैसला होना चाहिए, जबकि अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक रिपब्लिकन्स ट्रंप के कातिलाना हमले में जख्मी होने के बावजूद अवाम के सामने खड़े होकर मुक्का लहराने और लड़ने के नारे की भरपूर तशहीर कर रहे हैं। लेकिन इसके मुकाबले में अमरीकी सदर जो बाइडेन कोरोना की वजह से अपनी इंतखाबी मुहिम छोड़कर घर बैठ गए हैं। ट्रंप इस सूरत हाल को अपने हक में इस्तेमाल कर रहे हैं, भरपूर अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उनके मुकाबले में बाइडेन अपनी ही जमात का कंट्रोल खो रहे हैं और उन कानून साजों के साथ उलझ रहे हैं जो उन्हें अवामी सतह पर खबरदार कर रहे हैं कि सदर बाइडेन की हठधर्मी की कीमत पार्टी को व्हाइट हाउस और सेनेट से शिकस्त की सूरत में चुकानी पड़ेगी। ट्रंप को मुतादिद इंतखाबी पोल्स में बरतरी हासिल है और उन्हें सख्त मुकाबले वाली रियासतों में एडवांटेज हासिल है और बाइडेन की इंतखाबी मुहिम से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सिर्फ सियासी तज्ज़ियाकारों की तरफ से ही नहीं, बल्कि उनकी अपनी जमात के डोनर्स और कानून साजों की तरफ से भी किया जा रहा है, जिन्हें खदशा है कि डेमोक्रेट्स को नवंबर में शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। CNN के मुताबिक बाइडेन की डेमोक्रेट्स के सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजदगी मजीद कमजोर दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता रोज़ डेमोक्रेट्स की जानिब से अमरीकी सेनेट के उम्मीदवार एडम शिफ, जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी से काफ़ी करीब हैं, उन्होंने अपने बयान में सदर बाइडेन से दस्तबरदारी की दरख्वास्त की है। जबकि ज़राए के मुताबिक नैन्सी पेलोसी ने सदर बाइडेन से फ़ोन पर बात करते हुए उन्हें कहा कि पोल्स के मुताबिक वो ट्रंप को शिकस्त नहीं दे पाएंगे और अगर बाइडेन इसी तरह दूसरी बार सदारती इलेक्शन लड़ेंगे तो डेमोक्रेट्स के नवंबर में जीतने के इम्कानात मुतासिर होंगे। मगर सदर बाइडेन ने दिफाई अंदाज अपनाते हुए इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने भी ऐसे पोल्स देखे हैं जिनमें उनकी जीत के इशारे मिलते हैं। इसी तरह ज़राए के मुताबिक नैन्सी पेलोसी ने एक मौके पर सदर बाइडेन के पुराने मुशीर माइक डोनेरल को कहा कि आप लाइन पर आएं ताकि डेटा पर बात हो। CNN के मुताबिक ये 27 जून के तबाहकुन सदारती मुबाहिसे के बाद दूसरा मौका है जब सदर बाइडेन और नैन्सी पेलोसी के दरमियान बातचीत मंजर-ए-आम पर आई है। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने इस गुफ्तगू के हवाले से बात करने से इनकार कर दिया, जबकि नैन्सी पेलोसी के तर्जुमान के मुताबिक पेलोसी जुम्मे से कैलिफोर्निया में हैं और उन्होंने सदर बाइडेन से कोई बात नहीं की है। जबकि इस हवाले से अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक गुज़िश्ता महीने ट्रंप के साथ होने वाले सदारती मुबाहिसे में बाइडेन की खराब कारकर्दगी के बाद डेमोक्रेट्स में पैनिक की सूरत हाल पैदा हो गई थी, जिसके बाद इस सियासी बहरान के हल के लिए नैन्सी पेलोसी व्हाइट हाउस और नाराज डेमोक्रेट अहदेदारों के दरमियान पसे पर्दा राब्तों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इस सिलसिले में 3 डेमोक्रेट उम्मीदवारों ने बताया है कि नैन्सी पेलोसी ने कुछ हाउस डेमोक्रेट्स को यकीन दिलाया है कि बाइडेन को सदारती दौड़ से बाहर होने के लिए कायल किया जा सकता है। इस हवाले से नैन्सी पेलोसी के तर्जुमान से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस पर बात करने से इनकार कर दिया, जबकि बाइडेन की इंतखाबी मुहिम के अहदेदारों ने सदारती इलेक्शन में बाइडेन की तब्दीली से मुताल्लिक खबरों की तरदीद की है। इससे पहले नैन्सी पेलोसी ने 10 जुलाई को अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि यह फैसला सदर बाइडेन ने करना है कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। हम सब जल्द फैसला करने के लिए उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। और ये बात नैन्सी पेलोसी ने उस वक्त कही जब सदर बाइडेन पहले ही अपने फैसले का ऐलान कर चुके थे कि वो सदारती इंतखाब लड़ेंगे। It's up to the president to decide if he is going to run. We're all encouraging him to make that decision because time is running short. I think overwhelming support of the caucus. It's not for me to say. I'm not the head of the caucus anymore. But he's beloved. He is respected, and people want him to make that decision. Not me. He has said he has made the decision. He has said firmly this week he is going to run. Do you want him to run?
I want him to do whatever he decides to do. इसके अलावा 27 जून के सदारती मुबाहिसे के बाद कई डेमोक्रेट रहनुमा बाइडेन से दस्तबरदारी का मुतालबा कर रहे हैं। अमरीकी मैगजीन फोर्ब्स के मुताबिक अब तक अमरीकी कांग्रेस के 20 से ज़ायद डेमोक्रेट अरकान ने अवामी सतह पर सदर बाइडेन से 2024 के सदारती इलेक्शन से दस्तबरदार होने का मुतालबा किया है, जिनमें 2 अहम सेनेटर्स भी शामिल हैं। जबकि कई अहम सेलिब्रिटीज़ ने इलेक्शन में हिस्सा लेने पर बजिद होने की वजह से बाइडेन पर तनकीद की है, जिनमें बाइडेन के लिए फंड रेजिंग करने वाले मारूफ अदाकार जॉर्ज क्लूनी भी शामिल हैं। इसी तरह सदर बाइडेन की इंतखाबी मुहिम की फंडिंग करने वाले कई अरबपति कारोबारी अफराद ने भी उनसे दस्तबरदारी का मुतालबा किया है, लेकिन इस सबके बावजूद सदर बाइडेन दस्तबरदारी से मुसलसल इनकारी नजर आए। मगर उनके एक हालिया इंटरव्यू में उनका रवैया पहले से ज़रा मुख्तलिफ था। सदर बाइडेन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर कुछ तिब्बी मसाइल दरपेश हों तो देखेंगे। डॉक्टर ने तिब्बी मसले का कहा तो सदारती दौड़ से दस्तबरदार हो सकता हूँ। Is there anything that you would look to, you personally, not anybody else, not other pundits, not even perhaps family members, that you would look to say, if I see that, I will reevaluate? If there had some medical condition that emerged, if the doctors came to me and said, you got this problem, that problem. इसी तरह अमरीकी मीडिया पर चलने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सदर बाइडेन दस्तबरदारी से मुताल्लिक बात करने के लिए नरम रवैया दिखा रहे हैं और दस्तबरदारी के लिए राजी हो सकते हैं, और हो सकता है कि जल्द उन्हें इस सिलसिले में कायल कर लिया जाए। और दूसरी जानिब बाइडेन के मद्दे मुकाबिल डोनाल्ड ट्रंप को उनकी जमात ने बाकायदा तौर पर सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया है और कल रात 4 रोज़ा रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के अख्तिताम पर ट्रंप ने अपनी नामजदगी कबूल की। और इस दौरान उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले कातिलाना हमले के बाद पहली दफ़ा खिताब भी किया। खिताब के दौरान ट्रंप ने अपने ऊपर होने वाले हमले की तफसीलात ड्रामाई अंदाज में बयान की और उनके सपोर्टर्स जज्बाती होकर रोते नजर आए। You already know the assassin's bullet came within a quarter of an inch of taking my life. So many people have asked me, what happened? Tell us what happened, please. And therefore, I will tell you exactly what happened. And you'll never hear it from me a second time because it's actually too painful to tell. It was a warm, beautiful day in the early evening in Butler Township in the great Commonwealth of Pennsylvania. Music was loudly playing and the campaign was doing really well. I went to the stage and the crowd was cheering wildly. Everybody was happy. I began speaking very strongly, powerfully, and happily because I was discussing the great job my administration did on immigration at the southern border. We were very proud of it. Behind me and to the right was a large screen that was displaying a chart of border crossings under my leadership. The numbers were absolutely amazing. In order to see the chart, I started to, like this, turn to my right and was ready to begin a little bit further turn, which I'm very lucky I didn't do. When I heard a loud whizzing sound and felt something hit me really, really hard on my right ear, I said to myself, wow, what was that? It can only be a bullet, and moved my right hand to my ear, brought it down. My hand was covered with blood, just absolutely blood all over the place. I immediately knew it was very serious, that we were under attack, at great risk, I will tell you, and pounced on top of me so that I would be protected. There was blood pouring everywhere, and yet in a certain way I felt very safe because I had God on my side. I felt that. The amazing thing is that prior to the shot, if I had not moved my head at that very last instant, the assassin's bullet would have perfectly hit its mark, and I would not be here tonight. We would not be together. I'm not supposed to be here tonight. Not supposed to be here. Yes, you are. Yes, you are. Thank you. But I'm not. And I'll tell you, I stand before you in this arena only by the grace of Almighty God.
लेकिन हैरानकुन तौर पर पूरी तकरीर के दौरान ट्रंप ने अपने मुखालिफ बाइडन का एक दफ़ा भी जिक्र नहीं किया, जिसकी वजह से अमेरिकी मीडिया में यह कयासराइयाँ और ज़ोर पकड़ गई हैं कि ट्रंप की तरफ से सदर बाइडन का नाम ना लेना शायद एक इशारा है कि सदर बाइडन नवंबर के इंतखाबात का हिस्सा नहीं होंगे। सदर बाइडन के मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर 13 जुलाई को अमेरिकी रियासत पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान कातिलाना हमला हुआ था, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे और ट्रंप के सर का निशाना लेकर चलाई गई गोली उनके कान को छूकर गुजर गई थी। कान पर चोट लगने के बाद उन्हें फौरी तौर पर सिक्योरिटी हिसार में लेकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था और हमलावर 20 साल थॉमस क्रुक्स सिक्योरिटी इदारों की जवाबी फायरिंग में मौके पर ही मारा गया था, जबकि हमले में रैली के शुरा में से एक शख्स हलाक और 2 जख्मी भी हो गए थे। मीडिया के मुताबिक हमलावर ने करीबी बिल्डिंग की छत से रैली पर फायरिंग की थी, मगर सवाल उठ रहा है कि सख्त सिक्योरिटी के बावजूद हमलावर ट्रंप के इतना करीब कैसे पहुंचा। इस हवाले से तफ्तीश जारी है, जबकि CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर थॉमस क्रुक्स ने ट्रंप पर हमले से पहले माजी में होने वाले इसी तरह के हमलों की मालूमात के लिए ऑनलाइन सर्च किया था, जबकि उसने इंटरनेट पर धमाका खेज मवाद बनाने के लिए भी मुतादिद वेबसाइट्स विजिट किए थे। इसी तरह हमले से एक हफ्ता पहले क्रुक्स ने रैली की तारीख और ट्रंप के खिताब की जगह से ट्रंप और बाइडन से मुताल्लिक दीगर ऑनलाइन सर्चेस भी किए थे। ये तफसीलात अमरीकी खुफिया एजेंसी और FBI के एहलकारों ने कानून साजों और तहकीकात के मुतल्लिका अफराद को बताए हैं, जबकि तहकीकात करने वाले इदारे ताहाल हमले के मुमकिना महरकात के हवाले से शशोपंच का शिकार हैं और अभी तक उन्हें हमले के सियासी या नजरियाती महरकात का पता नहीं चल सका है। एक एहलकार के मुताबिक हमला आवर के ऑनलाइन सर्चेस की बुनियाद पर एक ख्याल यह है कि हमला आवर मैच शूटिंग करने का इरादा रखता था और ट्रंप की रैली की टाइमिंग और उससे करीब होना उसके लिए शूटिंग करने का एक मुनासिब मौका था, इसलिए उसने हमला किया। माजी के मैच शूटर्स के बरक्स जो अक्सर हमले की वजाहत के लिए मैनिफेस्टो या तहरीरें छोड़ गए थे, थॉमस क्रुक्स ने अपने कमरे या ऑनलाइन हिस्ट्री में बहुत कम शवाहिद छोड़े हैं, जबकि तफ्तीशकारों को डेटा मिला है जिसके मुताबिक हमलावर ने रैली से एक हफ्ता पहले रैली की जगह विजिट की थी। रैली वाली सुबह उसने रैली की जगह का दोबारा दौरा किया और तकरीबन 1 घंटे तक वहां रहा और उसके बाद वो वापस अपने घर चला गया। तफ्तीशकारों का ख्याल है कि थॉमस क्रुक्स ने हमले में अपने वालिद के राइफल को इस्तेमाल किया है और उसके वालिद के मुताबिक उसने अपने बेटे को राइफल ले जाते हुए देखा था और उन्हें लगा कि उनका बेटा क्रुक्स शायद शूटिंग रेंज पे जा रहा है, जहां वो दोनों अक्सर इकट्ठे जाते थे। और फिर रैली वाले दिन उसके वालिदैन ने उससे रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उससे रब्ता ना हो सका। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।